तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके नोटेशन के बारे में कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। तो सबसे इजी ट्रिक मैं आपको आज बता देता हूँ कि हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का मैथ वाइब से स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंटीग्रेशन, जो कि हायर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया था, तो उसी का ही एक तरह से रिवर्स हम इसे कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये काफ़ी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होते हैं उनको ईजिली सोल्व कर देता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे इकोनॉमिक सेक्टर की, फाइनेंशियल सेक्टर की, या प्रोबेबिलिटी जो सेक्टर होता है उनमें इसका बहुत यूज़ होता है, और स्पेशली फिजिक्स के अंदर भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के कि ये होता क्या है और इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर होता है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। आपने इससे पहले डेरिवेटिव पढ़ा होगा। डेरिवेटिव होता है तो उसी का जो हम इसे कह सकते हैं रिवर्स पार्ट जो होता है, जो रिवर्स होता है वो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को मैं अगर कहूँ कि डेरिवेटिव होता है तो उसका एंटी होता है ये, तो इसको मैं कह सकता हूँ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव इसको कहते हैं, या एक दूसरा नाम इसको मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन होता है उसका रिवर्स इसे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन। तो मैं इसको एक तरह से पहले तो मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है एक्चुअल में, फिर हम इसके फॉर्मूलाज क्या आएंगे, फॉर्मूलाज के ऊपर आएंगे, फिर इसके कुछ थ्योरम्स हैं, और फिर इसके एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा जगहों पर इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए आज हम इसको इजी वे में एक तरह से डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ग्राफिकल टाइप से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इंटीग्रेशन का जो प्रयोग है या जो उसका यूज है क्यों करते हैं, कहाँ हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी और क्यों पड़ी। तो मैं सबसे पहले इसको ग्राफिकल रूप से आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे पास 3 ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको समझना कि आखिर हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर इसको क्वेश्चन तो हम कर लेंगे इजीली, हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ होता क्यों है, इसका ज़रूरत कहाँ पड़ी हमें इसको यूज़ की। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राफिकल रूप से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास 3 ग्राफ हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन तीनों ग्राफों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हमें इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ी। देखो, 3 ग्राफ है हमारे पास। सबसे पहले मैं अगर आपको करूँ कि मेरे पास कोई कर्व है ऐसे, और मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला मैंने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है जिसमें ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है इस वाले ग्राफ में, फर्स्ट ग्राफ के अंदर। सेकेंड ग्राफ में मैं अगर आपको कह दूँ मेरे पास ये कर्व एक तरह से, मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया पहले ग्राफ में, ये सेकंड ग्राफ में है। और तीसरा जो मेरे पास ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार होता है मेरे पास, ये इसी में मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे इन तीनों जो ग्राफ्स हैं उनमें जो हाईलाइट जो मैंने एरिया किया है, उनका जो हाईलाइट किया गया है जो हिस्सा, जो भाग, उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे इसको फाइंड। तो बेसिकली देखो, अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये हमारे पास एक तरह से ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। तो मैं आपको कहोगे कि इसका ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे हम, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। सेकंड वाले में एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक तरह से एरिया हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ठीक है, अब जो तीसरा ग्राफ है वो एक तरह से वेरिएबल ग्राफ होता है हमारे पास। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि कई जगह पे ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट होगा, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से कांस्टेंट नहीं है, एक तरह से वेरिएबल ग्राफ है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक तरह से आकृति नहीं बन रही जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ना यहाँ पर कोई ट्राइंगल बनना, रेक्टेंगल बनना, कुछ भी नहीं बन रहा। हम तो उसको कैसे फाइंड करें। तो बेसिकली इन जगहों के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूँ, अगर यहाँ ये मैंने स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप मतलब एक पट्टी ले ली मैंने यहाँ से, ये वाली पट्टी, जिसकी एक तरह से जो लेंथ है ये dx है, और इसकी पूरी जो लेंथ है वो x है, और ये मेरे पास हो गए y। अब ये dx लेंथ है इसकी, इस वाली पट्टी की, और इसकी जो ये हाइट एक तरह से लेंथ है, ये तो इसकी एक तरह से ब्रेथ हो गई है, और ये हो गई मेरे पास y1। ऐसी मैं काफ़ी इस वाली जो पट्टी है, जो ये वाली जो एक तरह स्ट्रिप है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करवा दूँ। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास ये एरिया दे देगी मुझे। इस जैसे ये पट्टी है मेरे पास, ऐसे है ये पट्टी, ऐसे।
इस वाली पट्टी का जैसे ये एक तरह से ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो ये y1 हो, तो y1 dx लगा के इस एरिया को फाइंड करके मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेट करवाऊंगा तो ये एरिया मुझे मिल जाएगा। ऐसे मैं दूसरी पट्टी बना लेता हूँ, एक यहाँ पर हो गई पट्टी, काफ़ी पट्टियाँ बन जाएगी ऐसे बहुत सी बार, और उन सारे को क्या करते हैं हम जोड़ देंगे। ये y2 मैंने नाम दे दिया इसको। एक तीसरी पट्टी मैंने ये बना ली, इसकी भी एक तरह से जो लेंथ है छोटी वाली dx है, और ये y3 मान लिया मैंने इसको। तो काफ़ी जो पट्टियाँ हैं इनको मैं ऐड करता जाऊँ तो मेरे पास ये एक तरह से एरिया दे देंगे मुझे। तो जैसे मैंने इन पट्टियों को ऐड किया, जैसे y1 dx प्लस y2 dx, ऐसे मैं काफ़ी पट्टियों को ऐड करता जाऊँ yn dx, तो मुझे एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन लगा सकते हैं, पढ़ा होगा ना आपने समीशन काफ़ी एक तरह से काफ़ी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को एक तरह से मैं अगर एक जगह लिखना चाहूँ कंबाइन में, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको y कहाँ तक है, ये n तक ले लिया मैंने, n बराबर में यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दूँ मैं, और n बराबर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है, और y dx ये n है, y1 y2 y तक, इस प्रकार n तक। तो मैं ये इससे जो भी है ये पूरी सारी पट्टियों को जोड़ के ये वाला एरिया फाइंड कर सकता हूँ। छोटी छोटी पट्टियाँ जोड़ के मैं ये वाला एरिया फाइंड कर सकता हूँ इजीली इस वाले फॉर्मूलाज के माध्यम से। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो एरिया मैंने निकाला, ये कैसे निकाला, क्योंकि मैंने पट्टी तो यहाँ तक ली है ना, यहाँ तक इसमें, यहाँ तक पूरी पट्टी थोड़ी ना ही है, यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ का इसका छूट गया, ये वाला, इसमें कुछ हिस्सा छूट गया, इसमें कुछ हिस्सा छूट गया, क्योंकि पट्टी तो मैंने ऐसे ली है ना, इक्वल दोनों की जो ब्रेथ है ये इक्वल है, लेंथ इक्वल है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा छूट गया क्योंकि ग्राफ ही ऐसा बना है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो कुछ हिस्सा इसका छूट गया, पूरी स्ट्रिप बन नहीं पाई हमारे पास। तो उस कंडीशन में हम एक सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन का एक तरह से ऑपरेटर होता है ये। अब मैं इसको क्या लिखूँ, जैसे कि मैंने इसको मान लिया कि x 0 से स्टार्ट हुआ ये, और x n तक या x n तक चला गया, मान लो कुछ भी फाइनाइट नंबर है जो भी है, यहाँ तक मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि x बराबर 0 से लेके x बराबर n, xn या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बराबर 0 से लेकर xn तक मैं इसको लेकर गया, किसको लेकर गया, y dx, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। जो ये एरिया जो होगा ये पूरा एरिया कवर कर देगा, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे भी हो, उसमें जो पट्टी है वो पूरी पट्टी को कवर कर देगा, जिसमें अगर वेरिएबल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा एरिया कवर करते हुए चलेगा, क्योंकि मैंने लिमिट बाउंडेशन लगाई है 0 से लेकर n तक की, और y dx जैसे हमने लिए थे छोटे छोटे स्टेप है ये, इनको जोड़ दिया मैंने। तो इसे हम कहते हैं एक तरह से इंटीग्रेशन करना। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास जिनमें नॉर्मली अगर हम इसको ले स्ट्रिप तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल है, ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा कुछ हिस्सा इसमें छूट जाता है, उस हिस्से को कवर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके कुछ नोटेशन बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसको कैसे क्या लिखते हैं वो, लेकिन ये मैंने ग्राफिकल रूप से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया है कि हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, और इंटीग्रेशन के अब नाम होते हैं, मैंने आपको बताया एंटी डेरिवेटिव इसको कह सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं, अभी हम और आगे क्लियर करेंगे कि उनका नाम हमने ये क्यों दिया। एक नाम और होता है उसका, प्रिमिटिव, हिंदी में इसे पूरक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं इनको, ये अभी पता चलेगा आपको कि हमने जो एंटी डेरिवेटिव, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो नाम है क्यों दिए इसको, ऐसे थोड़ा ना दे दे, कुछ रीज़न होगा तभी तो इनके नाम हमने दिए। तो यहाँ पर इनका क्या होता है, यूज़ होता है। डेरिवेटिव आपको अगर अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आ जाएंगे। इनके फॉर्मूलाज पूरे डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड हैं, डेरिवेटिव का एक तरह से एंटी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके। ये तो आपको मैंने ये थोड़ा ग्राफिकल रूप से बताने की कोशिश की है कि ये जो होता है ग्राफिकल रूप से हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। एक चीज़ और, जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हमें क्या देता है, डेरिवेटिव जैसे हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ने क्यों पढ़ा था हमने डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव मैंने क्यों पढ़ा था हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल रूप से अगर मैं बात करूँ, ग्राफिकल रूप में इनका क्या यूज़ होता है, तो डेरिवेटिव जो होता है ना, डेरिवेटिव होता है क्या, डिवाइड बाई dx तो होता है, हमने पढ़ा था पहले। और इंटीग्रेशन का हमने सिंबल देखा है, एक तरह से इसको मैं कह दूँ fx dx, ये होता है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्या बताता है हमें डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए। तो डेरिवेटिव जो होता है वो किसी भी ग्राफ के लिए उसकी स्लोप को बताता है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ इस जो भी ग्राफ है इसकी। तो डेरिवेटिव को मैं क्या लिख सकता हूँ,
स्लोप ऑफ y वर्सेज x ग्राफ जो भी है, ये y वर्सेज x का ग्राफ है, तो इसको क्या बताता है हमें? डेरिवेटिव स्लोप बताता है। इंटीग्रेशन क्या बताता है? एरिया बताता है हमें। हमने क्या निकाला अभी? एरिया तो फाइंड किया इनका, इस एरिया को कैसे निकलेगा एरिया? तो इंटीग्रेशन जो होता है वो बताता है एरिया ऑफ y वर्सेज x। ये होता है इसका मेजर यूज, कि हम डेरिवेटिव का क्यों यूज लेते हैं, इंटीग्रेशन का क्यों यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बस इनको अभी आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने समझा है वो अगर समझ में आ गया तो मुझे बता देना, नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना कि कौन सा पार्ट आपको कहाँ से नहीं समझ में आया। बाकी आपको ये सिर्फ समझने के लिए, इसमें कुछ रटने वाला भी नहीं है, या आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस आपको देखना है कि हाँ हमें इंटीग्रेशन की ऐसी अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन के काफ़ी यूजेज होते हैं। ठीक है, और जैसे हमें किसी का डेरिवेटिव दिया हो, हमें डेरिवेटिव पता हो किसी भी फंक्शन का, तो हम उस फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से, इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अभी और मैं बताता हूँ आपको कि एंटी डेरिवेटिव इसको क्यों कहते हैं। तो हम अभी इसके बारे में, इसके नोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं भी बताता हूँ आपको इसका नोटेशन क्या होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि इसका नोटेशन क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है, जिस टाइप में दिया होता है, जिस फॉर्म में दिया होता है, उसमें सिंबल्स का या किस किस का क्या यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो इंटीग्रेशन होता है वो एक तरह से समीशन प्रोसेस होती है हमारे पास। ठीक है, समीशन प्रोसेस होती है, समीशन प्रोसेस। जब भी तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समीशन तो होता है ना इंटीग्रेशन है। और समीशन क्या करते हैं? चीज़ों को ऐड करने के लिए। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का भी यही है, समाकलन अर्थ होता है समाकलन का, चीज़ों को इकट्ठा करना, एक तरह से एक जगह पर लेकर आना। तो समीशन होता है ये जो सिग्मा का सिंबल होता है, और ये होता है इंटीग्रेशन का। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सिग्मा में, इस वाले इंटीग्रेशन के सिंबल में। सिग्मा जो होता है वो डिस्क्रीट चीज़ों के लिए, जो डिस्क्रीट जो नंबर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को हमें इकट्ठा करो। और जो इंटीग्रेशन होता है वो पूरी चीज़ों को एक तरह से इकट्ठा कर किया जाता है इसमें। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस के लिए किया जाता है, कॉन्टिन्यूस के लिए। कॉन्टिन्यूस मतलब एक तरह से कॉन्टिन्यूस सारी चीज़ों को लगातार कॉन्स्टेंट। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिस्क्रीट जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं। तो ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, सिग्मा में और इस इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर। अब नोटेशन की अगर बात करें हम कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार हमारे पास होता है ये, तो जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो इस फॉर्म में मिलेंगे। f(x) dx इज इक्वल f(x) प्लस c, इस वाले फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस वाले फॉर्म में हम इसको क्या पढ़ते हैं, इस LHS जो पार्ट है उसको मैं क्या पढ़ूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष फंक्शन होगा ना f(x), फलन f का अनिश्चित समाकलन, इसको ये पढ़ते हैं हम। अभी ये क्यों पढ़ा, अनिश्चित क्यों लगाया मैंने? एक चीज़ और देख लो कि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यानी कि इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास इनडेफिनेट, और एक होता है हमारे पास डेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है? इंडेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हमें एक तरह से बाउंडेशन नहीं दी होती, लिमिट नहीं दी होती। सिंपल इस वाले सिंबल का हम यूज़ करते हैं, ये जैसे ये है हमारे पास, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ये अनिश्चित इंटीग्रेशन है। डेफिनेट जो इंटीग्रेशन होता है, निश्चित जो समाकलन होता है, उसमें ऐसे होता है हमारे पास, यहाँ पर हमें कुछ भी लिमिट दे देगा वो कि यहाँ से इसको यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। जैसे कि x0 से लेकर x1 तक, या नंबर से अगर हम बात करें तो इसको मैं कह दूँ कि 2 से लेकर 3 तक, तो वो हमारे पास जैसे 0 से इनफाइनाइट तक आगे पढ़ोगे आप। जो पहले हमारे पास जो अभी जो हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो इनडेफिनेट वाला पढ़ेंगे सारा का सारा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले ये जब होगा क्लियर हमारे पास इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई अलग से कि यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, इसको दो चीज़ों में मतलब इसके दो टाइप होते हैं इंटीग्रेशन। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है। यहाँ पर जो होता है, इसको भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। इसको समझ में आ गया कि x के रेस्पेक्ट में फलन f का अनिश्चित समाकलन बोलते हैं इस वाली चीज़ को, अगर कोई पूछे तो हमसे। ठीक है, कि क्या है इंटीग्रेशन। ये दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं इसमें क्या किस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये एक तरह से ऑपरेटर होता है हमारे पास, ऑपरेटर। इसको इंटीग्रेशन ऑपरेटर भी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, हिंदी में इसको संकारक कहते हैं, समाकलन संकारक बोल दो या आप, एक तरह से ऑपरेटर होता है। f(x) जो होता है f(x), उसको बोलते हैं हमें इंटीग्रांड मतलब समाकल्य, हिंदी में इसको समाकल्य बोलते हैं। dx जो होता है वो होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के, वाई के, जेड के, जिसके भी रेस्पेक्ट में करने हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर आगे आपको डी वाई भी मिलेगा, डी जेड भी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल, जो रिजल्ट हमें मिलता है इंटीग्रल, समाकल जो हिंदी में बोलते हैं। और जो ये प्लस सी होता है उसको मैं बोलता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बात और बता दूं आपको, जो ये प्लस सी जो मिलेगा कांस्टेंट, ये ओनली इंडेफिनेट वाले में मिलेगा, डेफिनेट वाले में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा आपको। तो ये हमारे पास इस प्रकार की फॉर्म में होते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन में, इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। उसमें हमें पता होना चाहिए कि ये क्या, इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर होता है, ये इंटीग्रांड होता है जिसे समाकल्य कहते हैं, जिसका हमें एक तरह से इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, उसको डी एक्स, डी वाई, जेड, डी जेड, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास होता है जो रिजल्ट मिलता है हमें उसको बोलते हैं इंटीग्रल, समाकल, और जो प्लस सी होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। नोटेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एक दो थ्योरम के बारे में कि क्या क्या इसमें क्या क्या थ्योरम आती है हमारे पास। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूँ इसकी जो थ्योरम होती है। क्योंकि थ्योरम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस वाले टाइप के अंदर मिलेंगे। तो आगे हम बताता हूँ आपको इसके थ्योरम के बारे में। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन, थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन पर आधारित कुछ प्रमेय, 2-3 प्रमेय हैं वो मैं आपको देता हूँ। इस वाले फॉर्म में हमें इस प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास थ्योरम आती है एक तरह से वो आती है हमारे पास, जैसे वो हमें कहेगा इंटीग्रेशन करो कि कोई कांस्टेंट है एफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार हमें कोई क्वेश्चन दे देगा वो। जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन आएगा 2x dx, ऐसे पूछेगा हमसे वो। अभी इसको इतना कुछ देखना नहीं है, अभी इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा मैं उसके बाद क्लियर करवा दूंगा ना, ये तो एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। तो इस वाले में अगर ऐसे क्वेश्चन मिले हैं तो जो के होता है कांस्टेंट होता है उसको बाहर रख सकते हैं हम इंटीग्रेशन के बाद। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन का ओनली वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं हम। इसमें कैसे करेंगे, इसमें 2 बाहर आ जाएगा और एक्स डी एक्स का ही क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। दूसरी जो थ्योरम होती है, फर्स्ट थ्योरम इतनी है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरी जो हमारे पास थ्योरम होती है वो इस प्रकार होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स, और जो पूरे का है डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में हो, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दो एक तरह से फंक्शन का। तो सबसे पहले हम पहले वाले फंक्शन का करेंगे, एफ एक्स का करेंगे, प्लस दूसरे का करेंगे हम जी एक्स का करेंगे, अलग अलग करके रखते हैं। ये तो प्लस है, अगर माइनस आ जाता हो तो माइनस आता तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों को लिख दिया, प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तीसरी एक और थ्योरम होती है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यू वाली और यू और वी वाली फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको। डी एक्स यू वाली वी फॉर्म में क्या हमें मिलेगा, हमें 2 फंक्शन मिलेंगे, अलग अलग 2 फंक्शन मिलेंगे, और उनको में दूसरे मेथड, एक मेथड होता है आइलेट, इस वाले मेथड से हम इसको करेंगे यू डॉट वाले, यू डॉट वी। इसका भी एग्जांपल देख लो आप। यू डॉट वी मतलब मुझको दे दे log x या ई एक्स दे दे मेरे पास, ऐसे कोई 2 फंक्शन के दे दे, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मली मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इनका इंटीग्रेशन हम आगे करेंगे। तो इस वाले फॉर्म में दे दे हमें प्रोडक्ट एक तरह से 2 फंक्शन का, तो इसमें क्या करेंगे, पहला इसमें करेंगे कि ये फर्स्ट और सेकंड, मैंने फर्स्ट और सेकंड क्यों माने इनको, वो इस वाले मेथड से मानेंगे कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको मानेंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन करूँगा तो बता दूंगा फर्स्ट किसको माना, सेकंड किसको माना है। तो इसको होगा कैसे, ये ओपन, इसमें फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा डी यू बाई डी एक्स, और जो सेकंड होता है हमारे पास उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा वी डी एक्स। फिर इस पूरे का, जो पी फंक्शन है इसको पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें आपको अगर याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे मैं इसको और तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 3-4 थ्योरम होते हैं हमारे पास कि इस वाले टाइप से हमारे पास क्वेश्चन होंगे, तो उनको इस प्रकार हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। ये हो गया, इसको या तो आप राइट डाउन कर लीजिए, ये बार देख लीजिए, अब ट्यूशन करूँगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम्स होती है। अब हम चलेंगे फार्मूलाज के ऊपर, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटीग्रेशन का। फार्मूलाज कैसे रिमेंबर होंगे, क्योंकि काफ़ी फार्मूलाज है, 20 से 21 फार्मूलाज है हमारे पास। तो वैसे अगर आप एक तरह से रटने की कोशिश करो तो कितने रट लोगे, और काफ़ी दिन तक याद भी नहीं रहेंगे। तो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ उनको फार्मूलाज को कैसे एक तरह से लर्न और रिमेंबर करने हैं।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज को याद करने की सबसे इजी ट्रिक मैं आपको आज बता देता हूँ कि इनको कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, कैसे इनको रिमेंबर कर सकते हैं। देखो मैं दो चीज़ें लेकर साथ चलता हूँ। एक तो हमारे पास होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होंगे याद आपको, ठीक है। और दूसरा तो हमारे पास, अब मैं इसको बोलता हूँ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव या मैं कह दूँ कि इसको इंटीग्रल, दोनों चीज़ में इसको कह सकता हूँ। अब मैं एंटी डेरिवेटिव को क्यों कहा था अब पता चलेगा आपको। इसको मैं एंटी डेरिवेटिव क्यों कह रहा था, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों कह रहा था, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें, हमारे पास डेरिवेटिव है और एंटी डेरिवेटिव है। एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था कि d/dx हम क्या लिख सकते हैं, d, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आगे आप जब पढ़ोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन कॉलेज के अंदर तो उसमें पता चलेगा कि d/dx को d हम लिख सकते हैं। एक तरह से डिफरेंशिएशन ही होता है ये हमारा, क्योंकि मैं बार बार d/dx नहीं लिखूंगा, मैं ओनली d ही लिखूंगा। उसमें समझ जाना आपको इसकी d क्या है, इसका एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको फॉर्मूलाज कैसे लर्न करते हैं बेसिक से। और पहले मैं आपको नॉर्मल फार्मूला बताऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बताऊंगा, फिर दो एक्सपोनेंशियल के हैं, फिर लॉगरिथम के हैं, और एक तरह से हाइपरबोलिक भी है और इनवर्स वाले भी है। सारे फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद कर रखने हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है d। मेरे पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएट, एक तरह से डेरिवेटिव क्या था, कांस्टेंट मेरे पास c है। इसका एक तरह से डेरिवेटिव क्या था मेरे पास, पता है ना, 0 था। अब 0 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 0 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये चीज़ एक बार देख लेना आप। 0 का एक तरह से मैं कह दूं कि डेरिवेटिव क्या होता है 0 का, सॉरी 0 इसका कांस्टेंट का एक तरह से डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। और 0 का जो होता है वो, सॉरी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है वो 0 नहीं, कांस्टेंट होगा कुछ। इसका एंटी डेरिवेटिव ये आ गया, ये वाला, इसका ये। और देखो आप एक मिनट, हमारे पास कोई एक तरह से फंक्शन है, जैसे मान लो मेरे पास x है, x का डेरिवेटिव क्या था, x के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में चलेंगे सारे, 1 होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ये 1 लगा दो इसको, x आ गया ना एंटी डेरिवेटिव, ये रहा, ठीक है। फंक्शन मिल गया ना वो का वो, ये फंक्शन मिल गया किसका, इसके डेरिवेटिव का। वापस से इंटीग्रेशन, इसके डेरिवेटिव का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें वापस वही फंक्शन मिल गया। एक चीज़ और, जैसे मेरे पास एक चीज़ और मैं बीच में बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये है d/dx है, sin x है, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना। ये चीज़ पढ़ी है ना हमने कि बेसिक है बिल्कुल, कि sin x का एक तरह से डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। अब मैं इसको क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो मैं इसको कह सकता हूँ cos x जो है, cos x का जो एक तरह से अवकलज जो है, cos x जो है, तो cos x वो sin x का क्या है, sin x का क्या है, अवकलज है। बोल सकता हूँ मैं इसको, अरे sin x का अवकलज क्या है, cos x तो है, तो sin x का अवकलज क्या है, cos x है। दूसरा मैं इसको बोल सकता हूँ cos x का प्रति अवकलज sin x है, प्रति अवकलज sin x है। ये मैंने क्यों बोला, अब देखो आप, cos x का मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास आता है sin x। दैट मीन्स कि इसका जो डेरिवेटिव होता है sin x का cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वापस वही फंक्शन होता है। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में मैंने इसको बोला कि cos x जो होता है वो sin x क्या होता है, अवकलज यानी कि डेरिवेटिव होता है। और cos x का प्रति अवकलज, cos x का प्रति अवकलज sin x होता है। प्रति अवकलज बोले तो इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो cos x का प्रति अवकलज क्या होता है, हमारे पास sin x होता है। वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे हमारे पास कांस्टेंट का डिफरेंट डेरिवेटिव क्या था, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, वो कब मिल गया। दूसरा मैंने लिखा x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, इसलिए इसको बोलते हैं हम एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया था वैसे मैंने आपको। अच्छा, अब इसको एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, वो फॉर्मूला देखते हैं। मैं कह दूँ x² मेरे पास, इसका क्या होगा, 2x होगा डेरिवेटिव। अब 2x का एक चीज़ और, x + c आएगा, कांस्टेंट लगाना मत बोलना इसमें, इनडेफिनेट वाले में। तो 2x का
इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, अभी मैंने बताया था कौन सी वाली थ्योरम, फर्स्ट वाली थ्योरम से करना है इसको, कांस्टेंट को बाहर पटकते हैं हम, एक्स डी एक्स का ओनली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का सी। दैट मीन्स कि एक्स 2x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, एक्स स्क्वायर, वो को फंक्शन मिल गए हमें, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x। अब देखो सी का और बता देता हूँ आपका, सी का क्या लॉजिक होता है इसके अंदर। मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ये, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव 2x, और सी का क्या होता है एक्स, जीरो तो होता है, तो वो जीरो जो होता है वो कॉन्स्टेंट है, और लिख दिया मैंने इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं लिखते। और मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर सी का और भी एग्जांपल आएंगे, क्योंकि हमें सी लगाना है पूरे में, और वो मैं बताते चलूँगा कि क्यों लगाया मैंने सी यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास। अब मेन जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बता देता हूँ आपको। एक्स की पावर एन होता है हमारे पास, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स, एन माइनस वन तो होता है डेरिवेटिव। और अब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, इंटीग्रेशन करूँ कि एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स, तो ये मेरे पास वापस से एक्स की पावर एन ही होगा प्लस का सी होगा, सी का को एक तरह से जीरो हो जाता है हमारे पास। एक है एक्सपोनेंशियल की बात करूँ मैं, ई एक्स क्या होता है, ये तो सेम ही होता है दोनों के अंदर, ये नहीं बदलेगा, इसको कुछ ही कर लो आपसे, ई एक्स प्लस सी ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। अब हमारे पास एक और है, ए की पावर एक्स का है, क्या होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लोग ये डेरिवेटिव होता है ना, ये ए की पावर एक्स का, इसका डेरिवेटिव अगर करूँ ए की पावर एक्स का, ये इसमें सेम, अगर सेम फंक्शन का करेंगे मेरे पास आएगा ए की पावर एक्स लोग ए प्लस का सी, अगर इसका करोगे तो वापस ए एक्स मिलेगा, ठीक है। ये कुछ 6 फार्मूलाज थे, 1 2 3 6 फार्मूलाज हैं। अब ये तो हो गए बेसिक से, एक और देख लो आप, 1/x का, यहाँ मैं कहूँगा log x का, देखो पहले से log x का डी log x से क्या होता है डेरिवेटिव 1/x से होता है ना, यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ log x का, इसका 1/x का, तो मेरे पास होगा log x प्लस का c। ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं। ये तो हो गए नॉर्मल फॉर्मूला, जो मतलब इसमें दो मैंने एक्सपोनेंशियल के बता दिए, एक पॉलिनोमियल का बता दिया, या लॉगरिथम का है एक हमारे पास, ये पॉलिनोमियल को हो गए, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे। अब हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ और फिर हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले के, जो भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है ना उनकी। मेरे पास पहला है साइन एक्स का, फिर मैं लेता हूँ कोस एक्स, एक बार मैं लिख लेता हूँ सारों को, फिर अपने ईजी होगा लिखना। फिर मैं करूँगा बात टेन एक्स की, फिर इसका रिवर्स क्या होता है कोट एक्स, फिर मैं बात करूँगा सेक एक्स की, कोस एक्स का होता है ना 1/, में फिर मैं बात करूँगा कोसेक एक्स की। ये बता रहा हूँ आपको कि इनको इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला तो याद करने हैं आपको, लेकिन कभी अगर आप भूल जाओ, अगर आपको डेरिवेटिव के याद हैं तो इजीली आप एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बता दोगे आप, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन। अब देखो साइन एक्स से क्या होता है डेरिवेटिव, सबको पता है कोस एक्स होता है, प्रूफ में मैंने करवा दिया। डेरिवेटिव के अंदर अगर देखोगे तो आप साइन एक्स से क्या होता है कोस एक्स, अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर तो कोस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा साइन एक्स, लेकिन वहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में ही आएगा, प्लस में सी लगा दिया मैंने। ये होता है इसका। देखो फंक्शन का मैंने इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन किया, वही फंक्शन मुझे मिला, वही तो मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव है ये। कोस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन की, तो माइनस है, लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ, पहले बाद में लगा देंगे अपने, साइन एक्स डी एक्स है, इसका होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का सी, या अगर साइन एक्स को पहले बाहर रख लो वो उधर लग जाएगा। टेन एक्स से क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर के एक्स से क्या होगा फिर टेन एक्स हो जाएगा, सिंपल है इसमें, ओके। सी लगाना मत भूलना। कोट एक्स से क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा फिर माइनस का कोट एक्स हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत हो ना है, हमें ये याद करने हैं, वो मैं वैसे इनको देख के लिख रहा हूँ। सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पर क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होगा प्लस का सी हो जाएगा।
कोसेक से क्या होता है, माइनस का कोसेक इंटू कोट। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन कोसेक इंटू कोट का, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स का क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। ये 6 और हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के। अब इनके इनवर्स के फॉर्मूला देंगे, फिर हाइपरबोलिक के भी आते हैं, और फिर हमारे पास हो गए। तो बस इतने हैं, और क्या है इसके अंदर, 1-2 और है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, देखो मैंने करवाए हैं साइन का करवा दिया, कोस का करवा दिया, टेन का भी नहीं करवाया, कोट का भी नहीं करवाया, इनका नहीं करवाया, टेन का भी नहीं करवाया, कोट का भी नहीं करवाया, सेक का भी नहीं करवाया, कोसेक का भी नहीं करवाया। ये आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये तो एक तरह से एंटी थे, इसलिए मैंने इनको बताता गया। मैं इनको, ये हो गए 6, याद हो गए ना, होंगे ये भी। डेरिवेटिव तो याद करने इनके, डेरिवेटिव के बाद इनका इंटीग्रेशन करेंगे, वही फंक्शन में मिल जाएगा जिसका हमने डेरिवेटिव किया था। बस सिंपल है। अब इसके इनवर्स के और बता दूँ मैं आपको कि इनवर्स के इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, इनवर्स पढ़े होंगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। तो मैं कह दूँगा यहाँ पर साइन इनवर्स होगा मेरे पास, कोस इनवर्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद कर लेना इनको अच्छे से। टेन इनवर्स होगा, फिर मेरे पास होगा कोट इनवर्स होगा, फिर मेरे पास होगा सेक इनवर्स होगा, फिर मेरे पास होगा कोसेक इनवर्स एक्स। 6 तो चलेंगे, 6 मैंने वैसे बता दिए, 6 इनवर्स के बता देता हूँ अब आपको। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता होगा ना। यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव देख लेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव याद रख लेना वैसे इसके अंदर क्या होगा, कोस इनवर्स का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, क्या होगा कोस इनवर्स एक्स। देखो सेम है दोनों, फर्क होगा बस माइनस लगा हो तो कोस इनवर्स कर देना ना, सिंपल। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, सॉरी या कोस इनवर्स का थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम होगा। इसका जो होगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स, उसका क्या होगा डी एक्स, हमारे पास क्या होगा कोस इनवर्स एक्स होगा प्लस का सी। इसी प्रकार इसका जो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो मेरे पास होगा टेन इनवर्स एक्स। ऐसे आप लिख सकते हो इजीली, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ चीज़ों को ना, आप ऐसे खुद भी लिख सकते हो अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो। कोट इनवर्स क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोट इनवर्स होगा प्लस का सी हो जाएगा। इसी प्रकार सेक इनवर्स क्या होगा, इसके माइनस, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता। सेक इनवर्स का होता है x√x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो इसका क्या होगा x√-1 dx का क्या होगा मेरे पास सेक इनवर्स प्लस का सी। कोसेक इनवर्स क्या होगा 1/- माइनस का होगा √x/x स्क्वायर माइनस का 1 माइनस है ये बार, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1/√x स्क्वायर माइनस का 1 dx क्या हो जाएगा मेरे पास कोसेक इनवर्स का प्लस का सी। ये बेसिक फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बताया, या तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको राइट डाउन कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। बिल्कुल डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन इजीली मैंने लिखे, इनको देख के मैंने लिखे, मैंने खुद से भी नहीं लिखे इसे, यहाँ पर दिखे मुझे वहाँ लिख दिए मैंने सारे, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके और कुछ डेरिवेटिव, इसके अलावा और भी डेरिवेटिव होते हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं। तो इसको रिमूव करता हूँ मैं। अब मैं आपको, देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के दोनों बता दिए, इनवर्स के बता दिया, नॉर्मल को बता दिया, एक कुछ बेसिक हो रहा है स्पेशल है वो और बता दूँ क्योंकि काफ़ी यूज होंगे वो। तो मैं सीधा अब इंटीग्रेशन लिखूंगा, डेरिवेटिव तो इतना ही था उनका, ठीक है, ठीक है। मैं शायद सीधा उनका इंटीग्रेशन लिखता हूँ अब यहाँ पर डायरेक्ट। तो क्या लिखता हूँ मैं, इनका इंटीग्रेशन लिखता हूँ। जैसे मेरे पास 10x का मैंने नहीं लिखा है, मैंने आपको बताया ना, मैंने 10x का लिखा, कोट का, सेक का और कोट को सेक का नहीं लिखा, वो मैं आप बता देता हूँ आपको। 10x का जो होता है इंटीग्रेशन लोग सेक एक्स प्लस सी होता है, या इसको मैं कह सकता हूँ कि लोग माइनस का होता है कोस एक्स भी होता है बराबर, ठीक है, दोनों होते हैं मेरे पास। दूसरा मेरे पास है कोट इनवर्स, कोट एक्स का क्या होता है लोग साइन एक्स प्लस का सी होता है। इसी प्रकार में अगर मैं कहूँ सेक एक्स का, और सेक एक्स का था ना, हाँ, सेक एक्स डी एक्स क्या होता लोग सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस का सी था। इसके बाद कोसेक का था, कोसेक्स का था कोसेक
log cos x माइनस का कोट x प्लस का c। ये 4 और है हमारे पास फॉर्मूला अलग से, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हमारे पास tan का है और कोट का है, sec का है और cosec का है। ठीक है, ये 4 फार्मूलाज और है हमारे पास अलग से, तो इनको भी आप या तो राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और होता है इसका log tan x/2, ये और होता है। ठीक है, 4 और हैं, इनको राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको रिमूव करके और इसके 2-4 फार्मूलाज और लिखा देता हूँ, काफ़ी यूज है। ठीक है, ठीक है, इसके 2-4 फार्मूलाज और है, वो हम आपको और बता देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये फार्मूला जाएगा, आपको बहुत सा मिलेगा। ये फार्मूला a² माइनस का x² dx का, वो होगा x/2 रूट a इनवर्स a² माइनस का x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a x/a होगा शायद, है ना, x/a प्लस c, तो भी है सेम है। दूसरा मेरे पास मिलेगा आपको ये dx, ये इसका मिलेगा x/2 रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस रूट a² प्लस। मैं फॉर्मूलाज इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी है फॉर्मूलाज, तो लेकिन उनको लिख के कैसे हैं, याद कैसे करते हो, वो बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन भी बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है इसके क्वेश्चन भी क्या है, क्योंकि मेन हमारा जो फोकस होगा, मेन मोटिव है वो क्वेश्चन का ही है हमारे पास। तो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा, पहले इसके फॉर्मूलाज अच्छे से रिमेंबर होंगे, क्योंकि पूरे जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूलाज बेस ही है मेरे पास, इसलिए मैं फॉर्मूलाज के ऊपर थोड़ा और ध्यान दे रहा हूँ उन पर। ठीक है, ठीक है, ये 3 फार्मूलाज है। इसके बाद मेरे पास 2 फार्मूलाज और रहेंगे हमारे पास, जैसे x² माइनस a² का है dx, वो होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस। या तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल होंगे दोनों फार्मूलाज, है ना, जो भी ये फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ ना। ये थे फार्मूलाज। ठीक है, ये 4-5 फार्मूलाज और मैंने लिखा है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन के ऊपर, फिर इनके और भी मेथड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, जो मैंने इतने फार्मूलाज बताए हैं, इतने थ्योरम्स बता दिए मैंने इसके। अब इसके मेथड भी है काफ़ी, इंटीग्रेशन में काफ़ी मेथड है। इंटीग्रेशन कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि एक वीडियो में इसको कवर कर दूं अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हो। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं ऊपर इसके बाद, लेकिन कुछ एग्जांपल है जो इन फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको देख लेना। मैं आपकी बुक से ही करवा देता हूँ। ठीक है, फार्मूलाज एग्जाम्पल जो है, जैसे फर्स्ट अपन बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है x² dx, कुछ क्वेश्चन में लिख लेता हूँ पहले, फिर आप उसको एक एक करवाते चलाऊँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पर, जो भी आपके बोर्ड में है या जहाँ भी है। 3 क्वेश्चन है मेरे पास, 3 क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। पहला है x² dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन x⁴n dx, क्या था, x⁴n + 1 अपॉन n + 1, ये तो था, प्लस का c लग रहा था। दैट मीन्स कि जो पावर होती है उसकी वही डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो इसी के ऊपर ही एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसकी क्या हो जाएगी पावर कितनी है, 2, एक ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, और नीचे क्या होगा 2 + 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि x⁴, ये सिंपल इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये पूरी प्रोसेस इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रल है, सिंपल है बिल्कुल। कांस्टेंट मैंने क्यों लगाया वो भी मैं आपको देखो क्लियर करूँ, पहले क्वेश्चन करा दूँ। दूसरा है मेरे पास sin 2x। sin x का क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है, माइनस का cos x होता है। वो शायद मैंने इंटीग्रेशन जब करवाया था, शायद माइनस का cos x लिख लेना, अगर वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे, शायद वहाँ पर मैंने माइनस लगवाया था, नहीं लगवाया था, अब देख लेना। लेकिन वो साइन का क्या होगा, माइनस cos x आएगा, क्योंकि cos x कितना था, इन डेरिवेटिव माइनस का साइन था ना, तो हम माइनस को बाहर ले लेंगे, किसका करेंगे, ओनली cos का। तो cos का क्या होगा, सॉरी साइन का करेंगे, साइन का क्या होगा, माइनस का cos x। ठीक है, ये तो होगा cos 2x। अब sin 2x का मैंने लिखा है कितना, cos 2x, लेकिन एक चीज़ और बच रही है, 2x भी बच रहा है कांस्टेंट के साथ, वो इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा। ये चीज़ और ध्यान रखना आप हमेशा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको ऐसे, उसके साथ कोई कांस्टेंट राशि दी हुई 2, 4, 5 जो भी दिया है, वो डिनोमिनेटर में भी लिखी जाएगी इसके। अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। तीसरा मेरे पास है 1/x का dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होता है, log x होता है। अभी मैंने फॉर्मूलाज में तो था ये log x होता है प्लस का c। अब देखो
सी कैसे आ रहा है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर, जैसे दोनों से लेकर चल रहा हूँ डेरिवेटिव से, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा वो बताओ, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। मैं आपको कहूँ कि डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या कहोगे मुझे कि सिंपल है 2x होगा, और कुछ थोड़ा होगा, इसका कांस्टेंट का 0 होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन अब बताओ, एंटी डेरिवेटिव, यानी कि 2x का मुझे एंटी डेरिवेटिव बताओ, क्योंकि दोनों सेम ही तो फंक्शन है, 2x है, तो आप कहोगे इसका आएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने बाहर ले लिया, अभी मैंने एग्जांपल भी करवाया था, प्लस का c बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का c बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का c बचेगा, ये तो होगा इसका, ठीक है। कि अब देखो एक्स स्क्वायर का करेंगे हम 2x, हर का 2x आ रहा है मेरे पास, ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का भी 2x आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी 2x आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी 2x है। ऐसे आप पता नहीं कितने फंक्शन ले सकते हो एक्स स्क्वायर में जिसका डेरिवेटिव 2x आएगा, और इनका जब हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो उसका एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये चेंज है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, कुछ भी दे सकता है एज कॉन्स्टेंट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होता है वो एक तरह से बदलता रहता है, उसको कॉमन रूप में हम उसको एक तरह से सी होते हैं, वो कांस्टेंट फैमिली होती है एक तरह से ना, कांस्टेंट फैमिली के लिए इसको डिनोट करते हैं, तो इसलिए ये सी लगाया जाता है हमेशा। डेफिनेट में नहीं होगा कुछ भी, डेफिनेट में हमें बाउंडेशन दे दी कि यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी वही है, कुछ भी ले लो आप, सबका एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर में 2x ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है उनकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक से मैंने एग्जांपल करवा दिया। अभी इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन एक ही वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। आपकी बुक के भी क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, इसमें मेथड भी है काफ़ी, कि एक तरह से वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड है कि वेरिएबल सेपरेशन को करके इसको कैसे इंटीग्रेशन का करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन वाला भी है, सब्स्टिट्यूट करके हम कैसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और एक आइलेट जो मेथड है उसका भी एक मेथड है, तो ये काफ़ी मेथड आते हैं। तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो अभी एक वीडियो में इतना तक कर लो, मैंने फॉर्मूलाज कैसे लिखा है, क्या यूज़ होता है इंटीग्रेशन का, क्या मीन होता है इंटीग्रेशन का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अंदर। इसके कुछ एग्जांपल मैंने करवा दिए, बेसिक के जो भी फॉर्मूलाज है आपके बेस है उनके सारे 3-4 एग्जांपल मैंने करवा दिए। अभी जो दूसरी वीडियो में डालूंगा उसमें मेथड के साथ डालूंगा। तो अभी तक तो बेसिक आपका यहीं तक हो गया, अब जो मेथड आएगा, अब जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो मेथड होगा वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता, कोई भी टॉपिक है वो ऐसे नहीं कि 40 मिनट में 50 मिनट नहीं होगा इतने जल्दी कवर, तो टाइम तो लगेगा उन चीज़ों को अगर अच्छे से आपको समझना है। तो मैं आपकी बुक के भी क्वेश्चन करवा दूंगा इसमें। अभी तो मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर, जो भी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल वो करवाए मैंने। अब जो होंगे इनके मेथड क्या क्या है, 4 से 5 मेथड है वो, तो उनके एग्जाम्पल और कराऊंगा, वो कैसे है मेथड, उनका क्या फॉर्मूलाज है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए पहली वीडियो है, इसके बाद मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और कहीं भी कोई भी अगर डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, नीचे कमेंट करके, ठीक है। मैं उसमें और बता दूंगा आपको अगर नहीं समझ में आया। इसके अलावा आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे आप, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं और कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं आपके जो भी है कमेंट वो देख लूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी अगर इसमें कमी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, जहाँ भी डाउट आपको मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू।